हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या एचएमपी शंट। स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कभी-कभी ये ग्लाइकोलिसिस या क्रेब साइकिल का ऑल्टरनेट पाथ होता है जिसे हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या एचएमपी शंट कहते हैं, जिसके द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है। इसी एचएमपी शंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे is an alternative pathway to glycolysis and TCA cycle for oxidation of glucose। कभी कभी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस या टीसीए साइकिल में नहीं होकर के पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के द्वारा होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज से राइबोलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है। It is a shunt of glycolysis. It is also known as hexose monophosphate या HMP shunt और phosphogluconate pathway. It occurs in cytoplasm of both prokaryotes and eukaryotes. ग्लाइकोलिसिस की तरह ही ये जो हमारी HMP शंट है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी रिएक्शंस होती हैं। Pentose phosphate pathway starts with glucose and it is a multi-step reaction. ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल की तरह ही ये भी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है और ये ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसके अंदर जो भी रिएक्शंस है उसे हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज और दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज। इसमें स्टार्टिंग की जो स्टेप्स हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए उसे हम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज कहते हैं, और जो बाद की रिएक्शंस हैं उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज कहते हैं। फर्स्ट 4 रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल एंड ऑक्सीडेटिव। पहली जो 4 रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल हैं और साथ ही साथ इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है, in which glucose molecule is oxidized twice, generating 2 molecules of NADPH, and glucose is converted into ribose 5 phosphate। इसकी जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं ये इरिवर्सिबल हैं, जिनके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और ये 2 बार ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए NADPH के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इन रिएक्शंस के दौरान और एंड प्रोडक्ट राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है स्टार्टिंग की 4 स्टेप्स में। फर्स्ट रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जैसा हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं, ग्लूकोज से फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, बिल्कुल वही फर्स्ट स्टेप हमारा HMP शंट या PPB पाथवे का है। The reaction is catalyzed by the enzyme hexokinase and a molecule of ATP is utilized. This reaction is actually a primary step of glycolysis. ये बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप है उसकी तरह ही है, जिसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में एक ATP को यूज़ करके हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये इस डायग्राम में हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिससे कि हमारा HMP शंट स्टार्ट होता है, वो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये जो फॉस्फेट है ये ATP से आता है और ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन एंजाइम हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में होती है। 6 कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में होता है। नाउ सेकेंड रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज।
इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम मीन्स इसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इसीलिए इस रिएक्शन में एक NADPH मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और NADP रिड्यूस होकर के NADPH का निर्माण करती है। थर्ड रिएक्शन, conversion of 6-phosphogluconolactone to 6-phosphogluconate. This reaction is hydrolysis reaction, means यहाँ पर water molecule add होता है and this reaction is catalyzed by hydrolase enzyme. Fourth reaction, conversion of 6-phosphogluconate to ribose 5-phosphate, जो कि हमारे ऑक्सीडेटिव रिएक्शन का लास्ट स्टेप है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम 6-phosphogluconate dehydrogenase to produce 3-keto-6-phosphogluconate, which undergoes decarboxylation to produce ribulose 5-phosphate. यहाँ पर सबसे पहले जो 6-phosphogluconate है वो राइबोस 5-phosphate में कन्वर्ट होने के पहले अल्फा कीटो 6-phosphogluconate में कन्वर्ट होती है और इसके अंदर जो एंजाइम है वो डीहाइड्रोजिनेज है, मीन्स यहाँ पर फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एक मॉलिक्यूल NADPH का निर्माण होता है। साथ ही साथ इसमें डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है, मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है और फाइनली राइबोलोज 5-phosphate का निर्माण होता है। तो इन रिएक्शन को अगर हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन जो ऑक्सीडेटिव स्टेज की हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की, उसके अंदर फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate बन जाता है। अब ये जो ग्लूकोज 6-phosphate है, ग्लूकोज 6-phosphate डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम मीन्स हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये 6-phosphogluconolactone के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर करता है और ग्लूकोनोलैक्टोज ये ग्लूकोनोलैक्टोनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और 6-phosphogluconate बनता है। यहाँ पर फिर हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होगी और एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर करता है। इसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और राइबोलोज 5-phosphate का निर्माण होता है और ये जो रिएक्शन है वो 6-phosphogluconate डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है और जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसकी वजह से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और NADPH के रूप में रिड्यूस हो जाती है। तो ऑक्सीडेटिव स्टेज के अंदर 2 NADPH मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और राइबोलोज 5-phosphate बनते हैं। अब ये जो राइबोलोज 5-phosphate हैं ये नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के अंदर एंटर करते हैं। Oxidative reactions is followed by a series of reversible sugar phosphate interconversion reaction, means अब पहले वाले जो 4 स्टेप थे वो इरिवर्सिबल थे, लेकिन बाद के जो स्टेप हैं इसके अंदर इंटरकन्वर्जन रिएक्शंस हैं, मीन्स एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, मीन्स वापस सेकेंड से फर्स्ट मॉलिक्यूल बन सकता है। राइबोलोज 5-phosphate is epimerized to produce xylulose 5-phosphate in the presence of zymose phosphopentose epimerase enzyme। अब जो फॉस्फोपेंटोज एपिमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर राइबोलोज 5-phosphate xylulose 5-phosphate के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Similarly, ribulose 5-phosphate is also ketoisomerized into ribose 5-phosphate। अब जो राइबोलोज है वो एक तरफ तो जाइलुलोज 5-phosphate का निर्माण करता है और दूसरी तरफ ये कीटो आइसोमराइज्ड हो जाता है और राइबोज 5-phosphate का निर्माण करता है। राइबोज से 2 तरीके के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जाइलुलोज 5-phosphate और राइबोलोज 5-phosphate।
अब जो ये ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट हैं, ट्रांसफर 2 कार्बन मॉलिक्यूल टू राइबोज 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। यहाँ पर ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये 5 कार्बन वाला एंजाइम है, मॉलिक्यूल है, और इसी तरीके से ज़ाइलुलोज भी 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब इसमें से ज़ाइलुलोज से 2 कार्बन राइबोज 5 फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो कि एक 7 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, और साथ ही साथ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। तो दोनों 5-5 कार्बन के जो मॉलिक्यूल थे, उनसे एक 7 कार्बन वाला सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनता है और 3 कार्बन वाला ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप में ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट ट्रांसफर 2 कार्बन मॉलिक्यूल टू राइबोज 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज टू फॉर्म सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो अभी अभी हमने पढ़ा। इसी तरीके से जो सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है, अब ये जो 7 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ट्रांसफर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें से 3 कार्बन के मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं 3 कार्बन वाले ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, जिसकी वजह से 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का निर्माण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसएल्डोलेज। अब चूंकि सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट वाला एंजाइम है, तो इसमें से जो 3 कार्बन है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज फॉस्फेट बनता है और 4 कार्बन वाला एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का निर्माण होता है। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ 2 कार्बन मॉलिक्यूल फ्रॉम ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट टू एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और अभी जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का निर्माण हुआ था, इसके अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट से आते हैं, जिसकी वजह से ये भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ज़ाइलुलोज के जो 5 कार्बन थे, इसमें से 2 जो कार्बन हैं वो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को दे दिए जाते हैं और 3 कार्बन वाला ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। तो ज़ाइलुलोज के 5 कार्बन, जिसमें से 2 कार्बन एरिथ्रोज के पास जाकर के 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज बनाते हैं और बचे हुए 3 जो कार्बन हैं वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से एंड में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों ही मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जो कि बाद में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल में एंटर कर जाते हैं। ये सारी रिएक्शन हम इस स्लाइड में अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो स्टेप था हमारा, जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस थी, जिसमें ग्लूकोज राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ था और साथ ही साथ 2 NADPH के मॉलिक्यूल बने थे। उसके बाद जो नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज है, इसके अंदर सबसे पहले ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, एपिमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में 5 कार्बन वाले ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट या फिर कीटो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में 5 कार्बन वाले राइबोज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अब ये दोनों 10 कार्बन हो गए, 5 कार्बन प्लस 5 कार्बन वाले। अब ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ से जो 2 कार्बन है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 कार्बन राइबोज 5 फॉस्फेट को मिलते हैं और सीडोहेप्टुलेज जो 7 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है उसका निर्माण होता है। साथ ही साथ 3 कार्बन वाले ग्लिसरैल्डिहाइड का भी निर्माण होता है। तो 7 + 3 ये भी 10 कार्बन वाले हैं, मीन्स 7 कार्बन सीडोहेप्टुलोज के अंदर और 3 कार्बन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर फिर एक बार ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम काम करता है, मीन्स यहाँ पर इसके 3 कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन निकल के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो कि
6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और 4 कार्बन वाले इरीथ्रोज 4 फॉस्फेट का भी निर्माण होता है। और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को मिलते हैं और 3 कार्बन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को मिलते हैं और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। और इसी तरीके से 2 कार्बन इरीथ्रोज 4 फॉस्फेट को मिलते हैं और ये भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। क्योंकि ये आइसोमरेज रिएक्शंस हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो इनकी जो भी रिएक्शंस है इसके अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल में एंटर कर जाते हैं। The rate and direction of reversible reactions depends upon the needs of the cell. अब सेल में जिस तरीके की मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ही इन रिएक्शंस की डायरेक्शन डिसाइड होता है। इफ सेल नीड्स ओनली NADPH, then fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate are converted back to glucose by रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। लेकिन अगर सिर्फ NADPH की ही ज़रूरत होती है जो कि स्टार्टिंग में ही बन गए थे, तब हमारे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वापस ग्लाइकोलिसिस की रिवर्स रिएक्शन के द्वारा ग्लाइकोज में ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। otherwise converted to pyruvate and enter into TCA cycle generating ATPs। तो इसी तरीके से अगर वो जो रिएक्शन है जिनके अंदर NADPH की आवश्यकता नहीं है तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट होकर के क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करके ATPs का निर्माण कर देते हैं। तो HMP शंट या पेंटोज फॉस्फेट जो पाथवे है इसकी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इनका डायरेक्शन हमारे सेल की नीड पर डिपेंड करता है। सेल्स को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये ही रिएक्शंस होती हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट। जैसा कि हमने कहा नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में, लेकिन कभी कभी ये HMP शंट के द्वारा भी ऑक्सीडाइज होते हैं। तो HMP शंट के द्वारा ऑक्सीडाइज होने के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। HMP shunt is unique in generating two important products, पेंटोज एंड NADPH। इसके पेंटोज पेंटोज और NADPH का निर्माण होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटोज इन HMP शंट, हेक्सोजेस आर कन्वर्टेड इनटू पेंटोजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग राइबोज 5 फॉस्फेट। This pentose or its derivatives are useful for the synthesis of nucleic acid, DNA and RNA। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि हेक्सोसिस होते हैं, लेकिन HMP शंट या पेंटोज फॉस्फेट जो पाथवे है इसके अंदर पेंटोजेस बनते हैं। इनमें से खास तौर से राइबोलोज 5 फॉस्फेट है वो DNA और RNA के निर्माण में काम में आता है। और इसी तरीके से मैनी न्यूक्लियोटाइड्स सच एज ATP, NADP, FAD और कोएंजाइम ए के निर्माण में भी काम में आते हैं। तो ये हुआ HMP शंट की इम्पोर्टेंस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की HMP शंट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की, जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल का एक ऑल्टरनेट पाथवे है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, 2 NADH2 के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, साथ ही साथ राइबोलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है। So, this is all about today's lecture. Thank you.